रिसर्च एप्टीट्यूड, फर्स्ट क्लास, पहला क्लास है रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च होता क्या है। सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल आते हैं कि रिसर्च क्या होती है, शोध क्या होती है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, शोध कहते हैं। तो व्हाट इज रिसर्च, एक्चुअली क्या होता है कि रिसर्च जो शोध होती है उसका मुख्य उद्देश्य होती है ज्ञान प्राप्त करना या तर्कसंगत वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज्ञान को अलग अलग स्रोतों से हम नॉलेज को हम प्राप्त करते हैं। तो ये जो आपका शोध का जो पूरा हमारी प्रक्रिया है, जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, जब से हम हमारे धरती पे हम जन्म लेके आए हैं, तब से हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस होते थे चीज़ों के लेकर के, परिस्थितियों के लेकर के। बारिश हो रही है, बादल का गरजना या दूसरी चीज़ों पे, यूनिवर्स कैसे क्रिएशन हुआ, जो आपके जो जितने कुछ बर्ड्स होते हैं जो पक्षियाँ उड़ पाते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पानी में रह पाते हैं, कुछ लोग दोनों में रह पाते हैं, हम इंसान खाली धरती पर ही रह पाते हैं। इनके मैकेनिज्म क्या है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने पर हम ठीक कैसे हो सकते हैं। इन सारे बहुत तरह के आसमान में जो तारे हैं टिमटिमाते हैं, सूरज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ही कि हमें हमेशा दिखता है कि उगते हुए, और आपका जब शाम को जब सूरज का ढलान होती है तो उस भी एक सूर्यास्त भी एक विशेष दिशा में होती है। ऐसे बहुत तरह के सवाल हमारे अंदर आते ही रहे हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है, फिर सारा सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, बहुत तरह तरह के। इन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पहला जो आता था, सबसे पहले ये आपका इंट्यूशन होता था। अंतर्ज्ञान कहते हैं इसको, अंतर्ज्ञान, इसका हम इंट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। इंट्यूशन क्या है, जब आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आती है कि हमें ज्ञान प्राप्त हम कैसे करते हैं, तो एक विधि ये होती है आपका इंट्यूशन से। जैसे मान लो किसी को ऐसा महसूस हुआ कि हम बल्ब बना सकते हैं, किसने बताया उनको, उस समय तो कोई विज्ञान बाहर से था ही नहीं, तो वो कैसे आई, वो विज्ञान उसके बारे में उनके अंतर्ज्ञान से आई, अपने आप उनके अंदर कोई आवाज आया। ये आवाज हमें भी आता है, अगर किसी समस्या को लेकर अगर आप अपने अंदर ही अगर विचार करते हो तो कुछ अंतर्ज्ञान आ जाती है, उससे हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होती है। तो सबसे पहला विधि जो है वो अंतर्ज्ञान होती थी, यानी इंट्यूशन होती थी सबसे पहला। उसके बाद क्या हुआ, इंट्यूशन कभी कभी होता है और सबको नहीं होता, किसी किसी व्यक्ति को होता है। एक ही तरह के जो इंट्यूशन, अगर मान लो कि किसी एक को अगर इंट्यूशन हो गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सारे सबको हो जाएगा। तो उनको क्या चाहिए, उनको कुछ आपका प्रमाण चाहिए होता है। तो फिर आता है आपका अथॉरिटी आती है। सेकंड पार्ट क्या होती है, अथॉरिटी, आधिकारिक विद्वान। जब हम अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं तो इससे भी हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ क्या होती है कि नए विचारों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, और स्वीकार करने के लिए हमारे पास कुछ डेटा होते हैं और कुछ आंकड़ों के आधार पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये बात सच है। जैसे अगर हम ये देखते हैं कि सपोज करो कि वात पित्त कफ के संतुलन से हम बीमार नहीं रहते, ये एक अगर आपका स्टेटमेंट है, और इसका आंकड़ा ये कहता है कि अगर वात पित्त कफ को अगर हम संतुलित कर देते हैं तो सच में बीमारी आपका एकदम ठीक हो जाती है। तो ये क्या कहता है, जितने लोगों ने ये संतुलित किया उनकी बीमारी ठीक हुई। इस तरह से क्या हुआ, ये आंकड़ा होगा, डेटा हो गया। अथॉरिटी जैसे मान लीजिए कहते हैं कि देखो किसी भी चीज़ को अगर आप ऊपर से छोड़ दोगे तो हमेशा गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो ये क्या हुआ, आपका एक नया विचार हुआ। अब इस विचार को प्रूफ करने के लिए आप कहीं से भी किसी भी चीज़ को अगर आप ऊंचाई से छोड़ते हो तो वो नीचे ही आता है, अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा कोई फोर्स ना लगाया जाए। जैसे हेलीकॉप्टर ने अपना फोर्स
मैकेनिकल फोर्स से वर्क कर रहे हैं, ऐसे कोई बर्ड हो गया, उसके पास एक मसल्स का पावर है, दूसरे तरह के आपका चीज़ें है, वो उड़ता जा रहा है, वो नहीं। अगर आप किसी बाहरी अगर एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं अप्लाई करते हो तो चीज़ें क्या होती है, ऊपर से अगर रिलीज करोगे, छोड़ दोगे तो क्या होता है, नीचे आती है। ये क्या है आपका, एक आपका स्टेटमेंट हुआ। इसके ऊपर अगर आप डेटा इकट्ठा कर लो, कहीं से भी कुछ भी नीचे गिराओ, फिर कुछ ऐसे आप छोड़ दो, नीचे ही गिरेगा। ये आपका हो गया, इसे कहते हैं ऑथोरिटी। अब इसी को आप याद रखना कि पहला क्या था, अंतर्ज्ञान, फिर क्या था आपका ऑथोरिटी। इसका अर्थ क्या होती है, नए विचारों को हम स्वीकार करते हैं क्योंकि उसके लिए क्या होती है, कुछ आपका आंकड़े बताते हैं, कुछ डेटा ये कहता है कि ये सत्य है, कि आप किसी चीज़ को अगर ऊपर से अगर रिलीज कर दोगे तो नीचे ही गिरेगा, ये सत्य है। ये आपका ऑथोरिटी के सेकंड हो गया, सेकंड मेथड कि कैसे आप हम किस तरह से हम नॉलेज को हम गेन करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, थर्ड होती है आपका तर्कवाद। यहाँ से आप बहुत याद रखना क्योंकि एग्जाम में ये सब के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों को ही मैं लिख दे रहा हूँ, आप दोनों को ही इसको अपडेट रखना क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जिसमें हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश आपको ज़्यादा अच्छे समझ आती है, इसलिए दोनों ही जो टेक्निकल वर्ड है दोनों को ही आप याद रखना। तर्कवाद को इंग्लिश में कहते हैं रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का अब बहुत बार आप इसको फैमिलियर हो गए जब क्वेश्चन वगैरह आएगा। रैशनलिज्म कहते हैं इसको, इसे कहते हैं तर्कवाद। अर्थात जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ उसको हम तर्क के आधार पर उसको प्रूफ करते हैं। जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम है, ज्योमेट्री का जो थ्योरम है, उस थ्योरम से आपने कहा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। या मैथ के ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम्स होते हैं उसमें क्या से हम प्रूफ करते हैं, एक तर्क देते हैं, प्रूफ करते हैं उस सिद्धांत को। तो उस तर्क के द्वारा, उस तर्क का उपयोग करके हम क्या करते हैं, नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जैसे न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, एक आपका नियम क्या है, एक रूल क्या है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे आपका एक स्टेटमेंट है, उसके बाद उसको हम प्रूफ करते हैं अलग अलग तरह से। हम अपने तर्कों का सहारा लेते हैं। जब हम तर्क के जरिए जब हम किसी बातों को प्रूफ करके हम उसको स्वीकार करते हैं, उसे कहते हैं तर्कवाद या रैशनलिज्म कहते हैं इसको। इसमें नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम तर्क और जैसे वाद विवाद भी कहते हैं उसको, जब हम डिबेट जो करते हैं, अंत में क्या करते हैं हम, उसमें हम एक निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। फिर चौथा क्या आता है आपका, चौथा होती है एक्सपीरियंस के आधार पे, यानी अनुभववाद कहते हैं इसको, अनुभववाद। अनुभववाद के जैसे अगर हम कुछ भी वर्क करते हैं तो क्या करते हैं, जिनके पास इसके संबंध में अनुभव होती है, एक्सपीरियंस होती है, उनसे हम पहले बात करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से या उस फील्ड से जो जिनको अच्छे बारे में, उनके बारे में पता है। आप किसी अगर कंपनी में जाते जॉब करने के लिए तो पूछते हैं कि आपके पास कितने एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। तो ये जो आपका एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता है, हेल्प करता है। आप सोचो कि अगर किसी का ऑपरेशन या ऐसा कुछ डॉक्टर के अगर बड़े काम करने होंगे तो क्या वो ऐसा किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए तुरंत रेडी होगा जो पहली बार, जो फर्स्ट टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं? उनके पास अगर ऑप्शन हो कि एक ऐसा डॉक्टर है जो आज पहली बार अपना जीवन का ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं और दूसरा कोई डॉक्टर हो जो 10 साल से कर रहे हैं, किसके पास जाना पसंद करेंगे पेशेंट? मोस्टली क्या करेंगे, ज़्यादातर का डिसीजन ये हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस के पास ही जाए। कुछ लोग नए के पास भी जा सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर के पास जाने का उनका तर्क ये होता है कि उनको उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा अच्छे से ज्ञान है। और नए लोग तो करते ही, नए लोग भी जब काम करते हैं वो किसी के साथ काम करते हैं जिनको उसके बारे में, उस क्षेत्र का अनुभव होता है। इसे हम कहते हैं अनुभववाद कहते हैं। इसका इंग्लिश भी याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश बहुत हेल्प कर देता है। एम्पिरिज्म कहते हैं इसको। ये अनुभववाद होती है, एक्सपीरियंस के आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये चार जो विधि थे वो पहले की विधि थी जिससे हम
ज्ञान को प्राप्त करते थे। धीरे 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 क्या हुआ, इसमें आपका और डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट होने से क्या हुआ, क्योंकि अंतर्ज्ञान ये सारे जो विधि होती थी, इसमें एक ऐसा विधि की खोज की कोशिश की जा रही थी जो सर्वमान्य हो, जो सबको मतलब मान्यता हो, जिस पे सबको एग्री हो। तो अनुभववाद भी एक व्यक्ति का अनुभव होता है, तर्कवाद से भी बहुत सी चीज़ें आपका प्रूफ होती है। ये डेवलप होते 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 क्या हुआ, ये नया मेथड डेवलप हुआ, उसे कहते हैं शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि। शोध का मतलब क्या होती है, रिसर्च। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब खोजना, कि एक बार ने तो नेचर तो उन्होंने नेचर प्रकृति ने कर ही दिया, उसके बाद हम इसको दोबारा खोजते हैं, तो इसको कहते हैं रिसर्च। तो इसका पांचवा तरीका क्या होगा, शोध। शोध मतलब, शोध को इंग्लिश में बोलेंगे रिसर्च कहेंगे। शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि। रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। ये हमारे ये क्या कहते, ये इस विधि से क्या होती है, ये आधुनिक युग में सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इसको हम वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड भी कहते हैं। ये क्या करता है कि जो विचार का परीक्षण करता है, जो भी हमारे थॉट होते हैं, जो भी हमारा एक जो सोच होती है, उस विचारों का परीक्षण करता है और प्रश्न के उत्तर देने के लिए एक व्यवस्थित रूप से क्या करता है, वो चीज़ों को इकट्ठा करता है, डेटा को इकट्ठा करता है। उसके बाद क्या करता है, उसका एक प्रोसेसिंग करता है कि ये जो हमने डेटा इकट्ठा किया वो साइंटिफिकली एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसके बाद या तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यानी कि रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये पूरे जो प्रोसेस होती है, ये आपका होती है शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि, रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक पद्धति है ये हमारे लिए क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए क्योंकि ये क्या होती है, ये इस पर ही पूरी अनुसंधान क्या टिकी होती है। वैज्ञानिक पद्धति में हम क्या करते हैं, जो डेटा यानी जो आंकड़ा होता है, आंकड़ा मतलब जैसे किसी अगर पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, कितने लोगों को किस तरह की किसी खास तरह की बीमारी है, ये सब डेटा कहते हैं, इसको आंकड़ा कहते हैं। उसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर हमने कोई दवाई किसी ने खोज किया और हमें ये देखना होता है कि ये दवाई कितने % लोगों को ठीक करता है। जैसे अगर हमने अगर सैंपल में अगर हमने 100 लोगों को हमने इंक्लूड किया, अगर 100 में अगर 93 या 93 या 95 लोगों को अगर ठीक हो जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि इस मेडिसिन की जो एफिशिएंसी है वो 95% है, मतलब सक्सेस रेट है। उसके बाद हमें एक तरीके होते हैं, उसके ज़रिए हम इसको डिसाइड करते हैं, उसको स्टैटिस्टिकल मेथड होती है कि ये जितने भी पैरामीटर्स है इसके ज़रिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे उस बीमारी के लिए, पर्टिकुलर इलाज के लिए। और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे ये हम मेंशन करके उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि फर्दर अगर दोबारा इसके ऊपर कोई काम होता है तो इन सब चीज़ों को जिस वजह से हम इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं उस पर काम करके फिर उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ आपका, ये पूरा डेटा का हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं अवलोकन करना। व्यवस्थित रूप से हम इसका अवलोकन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं यानी वर्गीकरण करते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जो आप रिसर्च करते हो, जो अनुसंधान करते हो, ये मूल रूप से क्या होती है, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक होती है, जिससे कि हमारे जो मोटो है, जो उद्देश्य है, उसको हम प्राप्त कर सकें। ये डेटा निष्पक्ष होती है, मतलब कोई बायस्ड नहीं होता। बायस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि अगर किसी, बायस का मतलब होती है पक्षपात, कह लो आप हिंदी में अगर समझो तो, इसे पक्षपात नहीं होना चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कि कोई ये शोध करना चाह रहा है
कि क्या अगर हम नेति करते हैं, जल नेति या सूत्र नेति, तो क्या उसका पाचन क्रिया पर कोई इफेक्ट पड़ता है? तो अगर हम जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो नेति कराने पे और किसी का जो पाचन संबंधी जो बीमारी है उस पर कोई संबंध है कि नहीं है, ठीक होते हैं कि नहीं होते हैं, ये जब हम डेटा को इकट्ठा करेंगे इसमें कोई पक्षपात नहीं करेंगे कि हम योग के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित है हम योग के प्रति, तो जो भी बात आएंगे उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि पाचन क्रिया के लिए योग के दूसरे बहुत से क्रियाएं होती है, लेकिन जल नीति या सूत्र नीति का पाचन क्रिया के साथ कोई संबंध है कि नहीं है। अगर हमारे डेटा में ऐसा निकलती है, हमें अगर हम शोध करके हमें अगर ऐसा मिलता है कि नहीं, पाचन क्रिया का कोई संबंध नहीं है, पाचन क्रिया का अच्छा होना या बुरा अच्छा ना होना नीति से कोई मतलब नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, हम बता देंगे कि नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं कि अगर हम मान लो कि हम हम बहुत आशावान थे कि ऐसा हो जाएगा, संबंध होगा, लेकिन नहीं हुआ, तब भी हम अगर बोल देते हैं कि हो गया, नहीं कि नेति करने से ऐसा अच्छा होता है, तो ये क्या होती है, इसको कहते हैं पक्षपात करना, इसको बायस्ड होना बोलते हैं। सही निर्णय लोगों तक पहुंचेगा, इसीलिए कहते हैं इसको कि ये आपका जो शोध होती है उसको डेटा को निष्पक्ष मूल्यांकन अर्थात बायस्ड नहीं होना चाहिए। खासकर जो सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सामाजिक विज्ञान के जो विषय होते हैं, वे भी उसमें भी कुछ जैसे हम अनुसंधान करते हैं और उसमें भी बहुत से वैज्ञानिक हम स्थिति को देखते हैं। एक शोधकर्ता जो एक रिसर्चर होती है, जैसे मान लीजिए कि स्मार्टफोन का आज के युग में बच्चों पर और अलग अलग एज ग्रुप पे क्या प्रभाव पड़ता है, या अगर हम देखते हैं कि जो हमारे सूक्ष्म क्रिया का जब अध्ययन करते हैं या अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म क्रिया का अगर कंटिन्यू हम करते हैं तो हमारे मन और विचार पे, या अगर हम प्राणायाम लगातार करते हैं तो हमारे मन और विचार में क्या असर पड़ता है, तो क्या अगर हमारे मन और विचार में बहुत अगर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, अगर हम दंदों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, तो क्या ये हमारे सामाजिक जीवन का इफेक्ट करता है। सामाजिक जीवन के दो हिस्से अगर मान लेते हैं, एक आपका प्रोफेशनल लाइफ, एक आपका पर्सनल लाइफ, तो जब हमारे पास दंदों को सहन करने की क्षमता आ जाती है, हमारे पास जब पेशेंस आ जाती है, जब धैर्य होती है प्राणायाम से, तो क्या होता है, ये धैर्य जो होती है, जब आप बहुत प्रेशर में वर्क करते हो, दबाव में जब काम करते हो, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको ज़्यादा सहन करने की शक्ति देता है, तो चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हो, और पर्सनल लाइफ में भी आप ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से आप कोऑपरेट कर पाते हो, अच्छे से हैंडल कर पाते हो। यानी क्या हुआ, दोनों मिलकर क्या हुआ, आपका सामाजिक जीवन हुआ। तो सामाजिक जीवन में योग का या प्राणायाम का या ध्यान का क्या महत्व है, अगर इसको हमें रिसर्च करनी है तो ये भी एक वैज्ञानिक रिसर्च है। ये साइंटिफिक रिसर्च में हम खाली ऐसा नहीं कि हम खाली लैब के ही चीज़ को हम खाली अध्ययन करेंगे, जो समाज की चीज़ें होती है उसका भी वैज्ञानिक अध्ययन हम इस तरह से अलग अलग तरह से हम करते हैं। एक अच्छे रिसर्चर उसको कैसा होना चाहिए, वो काफ़ी परिश्रमी होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, और वो फ्री माइंडेड होना चाहिए, और उसके सोच में ऐसा भी होना चाहिए कि वो अपने क्रिटिसिज्म को, अपने आलोचना को एक्सेप्ट कर सके, कि अगर उसका रिसर्च अगर गलत साबित कर दे किसी और ने तो उसको एक्सेप्ट कर सके, या उसके रिसर्च पे अगर किसी ने अगर बात किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है, तो उस पर वो हताश ना हो जाए, उसको समझ सके, उसको बात कर सके। तो ये आपका जो है स्टार्टिंग होती है। रैंडम हाउस डिक्शनरी है, उसके अनुसार बताते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सबसे पहले स्टार्टिंग क्या होती है रिसर्च में, सबसे पहले आपके मन में क्या आ रही है, किससे शुरू होती है, एक समस्या से शुरू होती है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, नए चीज़ों को खोज करोगे। तो ये आपका होती है वो सबसे पहले क्या आएगी, वैज्ञानिक पद्धति में क्या होगा, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी एक समस्या को हम निकालते हैं या इसको हम ढूंढ निकालते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जो रिसर्चेबल हो, जिसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। इसमें रिसर्च को एक शॉर्ट फॉर्म के रूप में भी बताया गया है। कुक नाम के
एक बहुत बड़े आपका एक स्कॉलर थे, लर्नर थे, उन्होंने इसका आधार पे रिसर्च का एक आपका डेफिनेशन दिए थे जो शॉर्ट फॉर्म में REACHARCH के लिए आर को बोला था, उन्होंने बोला था आर मतलब क्या हुआ, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग अकॉर्डिंग टू कुक। अकॉर्डिंग टू कुक मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू कुक। आर मतलब क्या होता है आपका, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। ई मतलब होता है आपका, इसका मतलब क्या हिंदी में, विचार करने का तर्कसंगत ढंग। आर मतलब क्या हुआ, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग। रैशनल मतलब क्या होता है, तर्कसंगत होती है, तो विचार करने का तर्कसंगत ढंग को या तर्कसंगत विधि को हम क्या कहते हैं, आपका पहला आर शब्द से होगा। फिर क्या हुआ ई मतलब क्या होती है, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार। ई मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। फिर आपका आती है एस का मतलब क्या होती है, सर्च एंड सॉल्यूशन। सर्च एंड सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हिंदी में, अन्वेषण और समाधान। आप समाधान करने के उसका अन्वेषण करो, खोज करो और समाधान करो। फिर क्या आती है आपका, चौथे में ई आती है, RESE। ई मतलब होती है आपका एग्जैक्टनेस, शुद्धता। त्रुटि नहीं होना चाहिए। फिर आती है आपका ए मतलब क्या होती है, विश्लेषण यानी एनालिसिस। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, विश्लेषण। विश्लेषण। फिर आता है आपका आर मतलब क्या होती है, रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो आपने डेटा निकाला, जैसे फैक्ट्स का रिलेशनशिप, जैसे क्या सिगरेट पीने से कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, तो सिगरेट का ज़्यादा पीना और कैंसर होने के चांस का ज़्यादा होना, ये क्या है, दोनों में रिलेशनशिप है। क्या भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करने से या पर्याप्त भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव के लेवल में कम आती है, तो तनाव का लेवल घटेगा अगर हम प्राणायाम करेंगे, तो ये क्या हुआ, आपका एक संबंध हो गया। इसे क्या होता है, ये फैक्ट्स के बीच में क्या हुआ, तथ्यों के बीच में क्या हुआ, संबंध हो गया। तो बोलेंगे रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स। जो तथ्य है उनके बीच का तथ्यों का संबंध। फिर आते हैं आपका RESEAR। फिर होती है आपका सी मतलब होती है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस्ड जनरलाइजेशन। ये पूरा मिला के सी के लिए बताया गया है। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग,
कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड, एटीट्यूड and condensed generalization. यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन यानी महत्वपूर्ण अवलोकन, केयरफुल प्लानिंग यानी सावधानी पूर्वक हमें प्लान करना यानी योजना बनाना, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड यानी रचनात्मक अभिवृत्ति, और कंडेंस्ड जनरलाइजेशन यानी कि एक संघनित सामान्यीकरण, मतलब सामान्यीकरण का अर्थ होता है कि जो सब जगह पे एप्लीकेबल हो। अगर मैं बताता हूँ कि भ्रामरी प्राणायाम करने से तनाव कम होगी, तो भ्रामरी प्राणायाम आप इंडिया में करो बैठ के तब भी होगा, किसी और देश में करो तब भी होगा, किसी इंडिया के किसी भी शहर में जाके करो तब भी होगा। हर जगह जो एप्लीकेबल जो होती है उसे कहते हैं हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं इसको। इसलिए रिसर्च जो होती है वो हर जगह काम करती है। अगर ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब जगह खींचेगा। ऐसा नहीं कि खाली दिल्ली में खींचेगा या मुंबई में खींचेगा या कोलकाता में खींचेगा या खाली इंडिया में खींचेगा, हर जगह कहीं भी जाओगे तो हर जगह खींचेगा, चीज़ों को अपने धरती की तरफ खींचेगा अगर आप किसी चीज़ को ऊपर से गिराते हो। इसे कहते हैं हम लोग जनरलाइजेशन कहते हैं, इसका सामान्यीकरण कहते हैं, जिस हर जगह पे अप्लाई होगा। फिर आता है आपका एच मतलब होती है, कहा गया है इसमें ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ऑनेस्टी मतलब क्या हुआ, सत्यनिष्ठा, हार्ड वर्क मतलब क्या हुआ, कठिन परिश्रम। तो ये सारे चीज़ें मिला करके ये आपका कुक ने इसको दिए थे, पूरा आपका डिटेल में दिए थे कि रिसर्च क्या होती है इसके ऊपर। तो अब हमने क्या देखा, हमने कि रिसर्च क्या होती है, शोध क्या होती है। रिसर्च इज एन, ये आपका कभी ख़त्म नहीं होता, रिसर्च जो होती है चलती रहती है। तो रिसर्च इज एन एंडेवर टू डिस्कवर आंसर, क्या होती है, उस आंसर को हम डिस्कवर करते हैं। तो डिस्कवर आंसर टू इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम जिसको जो इंटेलेक्चुअल भी हो, अर्थात जिसको जैसे कोविड समस्या एक आपका क्या है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और जो वास्तव में जो समाज के लिए उपयोगी भी जो होता हो। तो क्या होती है, इसको हम क्या कर देखते हैं, डिस्कवर आंसर टू इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। कि कोई कुछ भी बोल देंगे ऐसा नहीं, उसका जो मेथड आपका जो डिस्क्राइब की गई है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उन मेथड के अप्लाई करते हुए ही हमें क्या करनी है, इंटेलेक्चुअल और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। अब कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसा भी होता है जैसे कि मान लो कि पूरा पृथ्वी के नीचे की भी और आपका लोक है, पृथ्वी के ऊपर भी लोक है। अगर हम उसको ढूंढने जाएंगे तो उस तरह के डेटा क्या हमारे पास है, ये भी देखना होगा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है। और जब हम शोध करेंगे उसका कुछ फ़ायदा भी होना चाहिए। हम ऐसा खाली हम शोध करते गए लेकिन उसका अगर मानव जीवन में कुछ हमें उसका अगर उपयोगी ना हो तो उसका भी कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं इसको कि हमें देखने होते हैं ये, जब भी हम कोई समस्या का हम डिज़ाइन करते हैं, जब हम चुनाव करते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होती है रिसर्च में, हम एक साइंटिफिक प्रॉब्लम से इसको हम, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम का हम चुनाव करते हैं जिसका वैज्ञानिक समाधान हम कर सकते हैं। रिसर्च इज सिस्टमेटाइज्ड, मतलब क्या, एक आपका एक सिस्टमेटिक मतलब क्या हुआ कि रिसर्च जो होती है एक स्टेप वाइज होती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, एक नियम से होता है। सिस्टमेटाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, ताकि हम नया ज्ञान प्राप्त कर सके
नया ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे, इसके ऊपर हमने शुरू में ही हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के कितने तरीके होते हैं, और इसमें अभी जो आधुनिक तरीके हैं या इसको हम रिसर्च के जरिए हम प्राप्त करते हैं। रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइंड एंड कैरिड आउट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। क्या करता है ये आपका एक ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी है, एक आपका इंक्वायरी का मतलब हो गया कि आप उसको जानते हो, मतलब आप जानने की कोशिश करते हो, मतलब आप उसको प्रश्न करते हो, खोज करते हो, जिससे क्या होता है जो आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको एक वैज्ञानिक तरीके से उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे मान लो कि कोविड हुई है, कोविड में ऐसा क्यों हुई है, कौन से तरह का वायरस है, क्या कैसे हम इसको जोड़ सकते, कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, किस तरह से वो इफेक्ट करता है, सब चीज़ कैसे हम इसका बचाव कैसे करेंगे, क्या इसका कोई मेडिसिन है, मेडिसिन का हम डेवलप कैसे करें, इन सब चीज़ों को हमें क्या करते हैं, हम इसके ऊपर जो शोध करते हैं निकालने के लिए नए चीज़ों को। जैसे स्मार्टफोन हो गया, स्मार्टफोन पहले खाली स्मार्टफोन तो बाद में आई है, पहले एक फ़ोन होता था, उससे पहले टेलीफोन होता था, उसके बाद आपका मोबाइल फ़ोन आया कि क्या हम बिना तार के भी हम कर सकते हैं। तो बिना तार के लिए आपको लोग सोचते गए तो फिर मोबाइल का खोज हुआ। उसके बाद क्या मोबाइल में हम और भी काम कर सकते हैं आपका इसके अलावा, मतलब खाली बात करने के अलावा। तो आज हम देखते हैं कि एक एक करके ऐसे समस्याओं को हम डेवलप करते गए और उस पर वर्क करते गए, करते आज हम मोबाइल से लगभग सारे ही काम कर सकते हैं। ऐसा मतलब मैक्सिमम काम कर सकते हैं, सारे तो नहीं लेकिन मैक्सिमम हम काम कर सकते हैं। मेजर काम जो बैंकिंग से लेकर के या एजुकेशन से लेकर के, स्टडी से लेकर के, एंटरटेनमेंट से लेकर के, सब कुछ हम एक मोबाइल पे हम हमारा पूरा लाइफ का बहुत सारा आपका महत्वपूर्ण हिस्सा मोबाइल में सिमट गया है। तो ये क्या हुई है, ये एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को हम जनरेट करते गए, उसको हम सॉल्व करते गए, उसको हम खोज करते गए, नई चीज़ें हमें मिलते गए। रिसर्च इज ए केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन और रिलेशनशिप एंड एक्सपेंड टू वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। यानी क्या हुआ कि रिसर्च जो होती है वो केयरफुल आपकी इंक्वायरी होती है, जिसको हम एग्जामिन करते हैं नए इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। नए इन्फॉर्मेशन जैसे मान लो कि सूरज की उत्पत्ति कैसे हुई है, सूरज में क्या क्या है, हम नई जानकारी पा रहे हैं। आसमान में कैसे यूनिवर्स के कैसे हमारे जैसे सृष्टि हुई, किस तरह से आपका जो गैलेक्सीज के कॉन्सेप्ट्स क्या है, कैसे बनती है, ये सब हमें हमारे बिल्कुल नया है। समुद्र में कितने तरह के जीव होते हैं, कैसे उनका जीवन होता है, इतने गहराई में भी कुछ आपका जो मछली फिश वगैरह कैसे जी लेते हैं, ये सब क्या है न्यू। हम लगातार हम नए जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि जानकारी हमारे पास बहुत कम है इसके ऊपर। या फिर क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप टू एक्सपैंड एंड वेरीफाई एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो नॉलेज हमारे पास है, जैसे मोबाइल फ़ोन का नॉलेज हमारे पास है, इसको और अच्छे से हम इसको एक्सपैंड करते हैं कि और क्या क्या काम कर सकते हैं। पहले इसका मेमोरी कम होता था, अब मेमोरी क्या बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। पहले कुछ MB में होता था, फिर GB में आया, अब देखोगे आप टेराबाइट में आने लगा है। तो क्या कर रहे हैं हम, नए खोज करते जा रहे हैं। पहले मोबाइल बहुत आपका भारी होता था, बड़ा होता था, साइज़ काफ़ी कुछ होता था, अब देखो कितने छोटी होती गई। पहले टीवी कितने आपका स्पेस लेता था, अब देखो कितने पतले टीवी आ गई है। क्या कर रहे हैं वो, उसको नए क्या करते हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको भी हम और बेहतर कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि क्या भ्रामरी प्राणायाम से या आपका नाड़ी शोधन से या आपका भस्त्रिका से क्या तनाव कम होती है, तो अगर होती है तो हम इसका और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे कि कैसे होती है, उसका और मैकेनिज्म देखेंगे। तो फिर हम इसके बाद और कोशिश करेंगे कि और अच्छा डेवलप करने के लिए, कि जैसे क्या हम योग को उस लेवल तक के भी लेके जा सकते हैं जिसमें जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कोमा में है, जो अपने खुद से कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाता, तो क्या हम बाहर से उसके बॉडी को जैसे हाथ पैर को फोल्ड करके या आसन का पोस्चर लगवा करके क्या हम उसको कोमा से बाहर निकाल सकते हैं, क्या हम उसको और बेहतर ज़िंदगी दे सकते हैं। ये क्या है, आपका एक्सपैंड कर रहे हैं। जो नॉलेज पहले से था उसको और हम एग्जिस्टिंग नॉलेज को और वेरीफाई कर रहे हैं और हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं। गिरन संहिता में कही गई बात, जितने भी आपका क्रियाएं होती है उस पर हम और ज़्यादा हम नए जानकारी प्राप्त करना, ये क्या है, आपका शोध है। इसी प्रकार से जैसे पहले होता था कि पहले हमने प्लेन हमने खोज किया, आपका हवाई जहाज खोज किया, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये भी संभव है
कि हवाई जहाज की एट ए टाइम एक्सपैंड करना और या कंट्रैक्ट करना, क्योंकि पुष्पक विमान ऐसा होता था, ये रामायण में वर्णन था कि ऐसा विमान था कि जितने मर्जी उतने लोगों को बैठा लो, लेकिन हमेशा एक सीट क्या खाली होती थी। तो क्या ये भी पॉसिबल है? अब हम आर्टिफिशियल ये सब करते 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 हम एआई पे काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, तो नए नए चीज़ों को हम खोजते जा रहे हैं। ये आपका क्या हुआ, रिसर्च के जरिए माध्यम से हमें संभव हो पाता है। अनुसंधान क्या है? जब आप हिंदी में करते हो तो अनुसंधान, इसको आप लिखोगे बहुत अच्छे से याद करोगे, क्योंकि ये प्रश्न, पहला प्रश्न ये बनता है कि अनुसंधान है क्या। तो अनुसंधान एक क्या होती है, साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं, बौद्धिक और व्यावहारिक जो समस्याएं होती है उनके आंसर्स को खोजने का हम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। ये हमारा रिसर्च का पहला फर्स्ट स्टेप होती है। इसके अलावा क्या होती है, रिसर्च यानी अनुसंधान क्या होती है, नया ज्ञान प्राप्त करने का क्या होती है, एक व्यवस्थित तरीका, एक सिस्टमेटिक आपका मेथड या कोशिश होती है या प्रयास होती है, एक के बाद एक। जैसे आपने वैज्ञानिक मतलब आपका सिस्टमेटिक मतलब पहले आपने क्या किया, एक समस्या को ढूंढा कि तनाव, मान लो लोगों के साथ तनाव हो रही है बहुत ज़्यादा, ये क्या समस्या है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तनाव क्यों हो रही है, अब इसके बाद आप इसको किस किस क्या क्या एक्टिविटी से तनाव हो रही है, क्या आपका वर्क प्लेस में कुछ ऐसा कुछ हम कर सकते हैं, तो उसके बारे में देखा गया कि काम के क्षेत्र में कैसे तनाव होती है, घरों में कैसे होती है, आपका पारिवारिक संबंधों में कैसे तनाव उत्पन्न होती है। इसको देख करके उसका और नया नया ज्ञान प्राप्त किया गया। ये सिस्टमेटिक हुआ, पहले समस्या आई, फिर उसके हम कारण को जाने, उसके बाद देखा कि हमने कि हाँ वर्क प्लेस में जो है जो टारगेट को अगर पूरा नहीं कर पाते तो तनाव होती है, क्योंकि टारगेट पूरा करने पे एक आपका हमेशा प्रेशर रहता है। और भी अपने अपने तरह से होती है कि जब कोई इंसान अगर कंटिन्यू अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पर बैठ के काम कर रहा है, उसका रेडिएशन उसका अफेक्ट करता है। अगर उसको बॉडी का मूवमेंट नहीं होती है तो उसको कई तरह के आपका स्ट्रेस या शारीरिक समस्या का शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ता है। ये हमने डेटा पाया, हमने कैसे निकालेंगे उससे, उसके लिए फिर किया गया कि नहीं आपको कुछ कुछ जगह पे कि हर रोज जो है आपको इतने टाइम के बाद में थोड़ा ब्रेक मिलेगा, या आपको योगा अभ्यास आपको उसी कंपनी के तरफ से आपको कराया जाएगा, कोई एक्सपर्ट आएंगे, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ऐसा कराया जाएगा, ताकि आपका जो तनाव का लेवल कम हो जाए। तनाव का लेवल कम होगा तो क्या हो जाएगा, आप कंपनी के लिए ही अच्छा और प्रोडक्टिव काम कर पाओगे। ये सब क्या है, आपका एक व्यवस्थित, एक आपका ऑर्गेनाइज तरीका होते हैं। ये अनुसंधान नया ज्ञान प्राप्त करने का क्या है, व्यवस्थित प्रयास है कि ये हमने ज्ञान प्राप्त किया। आप जानते हो एक्चुअली इसी की भी बहुत काम किया गया था कि अगर आप, ये देखा गया है कि कंटिन्यू अगर आप किसी वर्कर से काम कराते हो और अगर आप लगातार उसको कोई छुट्टी नहीं देते, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी जितनी है, जितना आपके कंपनी के लिए काम कर सकता है, अगर उस वर्कर को अगर आप 1 दिन छुट्टी दे देते हो संडे का, और उसके बाद अगर आप इसको देखते हो कि एक लंबे समय में, जैसे 2 महीने 3 महीने में कितना काम किया आपने, हर संडे को 1 दिन छुट्टी दे दिया, तो ये देखा गया है कि संडे को अगर छुट्टी नहीं मिलता तब जितना काम करते, जितना प्रोडक्टिविटी होती, मतलब हो रहा था, अगर संडे को छुट्टी दिया जाता है तो उससे ज़्यादा कंपनी को आपका मिल रही है, मतलब प्रोडक्टिविटी, काम के क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि एक दिन इंसान अपने फैमिली में अपनों के साथ जब घुल मिल जाता है, जब थोड़ा समय थोड़ा सा टाइम गुजार लेता है, तो उनको इमोशनल एनर्जी मिलती है बहुत ज़्यादा और थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद जब मंडे को जब वो वर्क करते हैं तो उनका काम करने की एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है। उससे क्या हो, कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है। फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया, अच्छा 2 दिन हफ्ते में छुट्टी देके देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने सैटरडे संडे छुट्टी देने का सोचा। ये पाया गया कि सैटरडे संडे का छुट्टी देते हैं तो एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ी, जो 1 दिन का छुट्टी जो था उससे ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या हुआ कि इसके बाद कई जगह पे 2 दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया, वीकेंड में आपको 2 दिन माना गया है। स्कूल में भी कई जगह का खाली 5 डेज ही होते हैं, 2 दिन आपको छुट्टी मिलती है। कई जगह पे ऐसा माना गया, उसके बाद चलो 3 दिन देके देखते हैं, तो 3 दिन जब दिया गया तो पता चला कि उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बची, मतलब उसमें फिर डाउन हो गया। यानी कि आपका 2 दिन अगर हफ्ते में अगर छुट्टी मिलती है तो कंपनी के लिए आप ज़्यादा बेहतर काम कर पाते हो। अगर 2 दिन आपसे काम कराया जाता तो जितने आप प्रोडक्टिविटी बन रही थी कंपनियों का, अगर आपका 2 दिन छुट्टी मिलती है तो उससे ज़्यादा मिलती है प्रोडक्टिविटी। तो ये जब रिसर्च हुई है तो उसके बाद क्या ये जानकारी
आपको मिली, मतलब मिला। उसके बाद बैंकिंग में ये देखा गया कि अच्छा ऐसा करते हैं कि एक हफ्ते में गैप करके हम, जैसे किसी मंथ के हम लास्ट सैटरडे को जो होती है उसमें आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से आपको अलग अलग करके देखा गया। तो ये उसके अलग अलग आपका जो रिजल्ट आया उसके आधार पे अलग अलग सेक्टर क्या करते हैं। जैसे स्कूल में कई जगह पे क्या करते हैं कि सैटरडे संडे छुट्टी देते हैं। कई आपका ऐसे वर्क प्लेस होती है जहाँ पे सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी होते हैं। कई वर्क प्लेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ऑल्टरनेट, जैसे कि आपका फर्स्ट और थर्ड सैटरडे छुट्टी मिल, संडे तो छुट्टी होगी लेकिन फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे को छुट्टी होगी। ऐसे ऐसे अलग अलग तरह से जो इसके जो रिसर्च की गई, नया जो ज्ञान प्राप्त किया गया उसके आधार पे वो इस तरह से डिज़ाइन करते गए। उससे क्या हुआ, कंपनियों की प्रोडक्टिविटी घटी नहीं बढ़ी, और लोगों के भी क्या हुआ, तनाव का लेवल घटा, क्योंकि अपनों के साथ जब समय बिताते हैं तो तनाव का लेवल क्या होती है, घट जाती है। तो परिवार को, घर को समय दे दिया, कहीं मूवी देखने चले गए, जो कुछ एंटरटेनमेंट कर लिए, लोगों को मतलब जैसे सामाजिक आपका जो सद्भाव होती है, कहीं जाना आना, ये सब चीज़ें कर लिए, तो क्या हुआ, लोग अच्छे से एनर्जी से काम कर पा रहे हैं। ये एक समस्या थी कि लोगों के तनाव नहीं हो पा रहे थे ठीक। ये हम जब रिसर्च किए इसके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या हुआ, हमने ये जानकारी प्राप्त किया। तो ये किसी समस्या को हल करने के, जब हम कोई प्रॉब्लम आती है उसको जानकारी प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, डिज़ाइन, उसका हम एक डिज़ाइन बनाते हैं और इसकी एक संगठित जांच करते हैं कि कहाँ तक ये सही है। क्योंकि ये पाया गया कि अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर छुट्टी दोगे तो लोग आलसी हो जाते हैं, फिर काम की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इस तरह से हमने आइडियल क्या पाया कि 2 ही दिन छुट्टी होना चाहिए, या फिर आपका एक हफ्ते में 2 दिन, एक हफ्ते में 1 दिन ऐसा होना चाहिए। इस तरह से डिसीजन लेते हैं। नई जानकारी या संबंधों की खोज करने और जो अभी की जो जानकारी है उसका ज्ञान का विस्तार करने और सत्यापित करने के लिए भी हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। नई जानकारी, जैसे मान लो कि जैसे मोबाइल फ़ोन के बारे में हमारे पास अभी जानकारी है कि मोबाइल फ़ोन ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम बिना वायर से हम किसी से बात कर सकते हैं। ये क्या हुआ, एक पहले की जानकारी थी। इसके अलावा इसमें और क्या हम ज्ञान को विस्तार कर सकते हैं, हमने नए नए फीचर लॉन्च करना शुरू कर दिया। जैसे वीडियो कॉल करना, या आपका सैटेलाइट फ़ोन में बात करना, मैसेजिंग करना, टेक्स्ट करना, या व्हाट्सएप या दूसरे तरह के जो आपका मैसेजिंग ऐप्स होती है उसका इस्तेमाल करना। यहाँ तक कि वेबसाइट के माध्यम से हम, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, और बिजनेस को भी आपका सेटअप करना, स्टैब्लिश करना, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, हम विस्तार करते गए और नए नए चीज़ों को। अभी और चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, कि जैसे अब आपका सरकारी कामकाज क्या हम मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। कि जैसे आप देखते हो कि इस समय कि कितने सारे गवर्नमेंट का जो काम होती है वो आपका इसमें, जैसे किसी साइट पे अगर गवर्नमेंट अगर मान लीजिए कि सड़क बनवा रही है, तो कितना सड़क बना उसका तुरंत आप वीडियो कॉल करके या उसका रिकॉर्डिंग करके इसका फ़ोटो लेकर के सबमिट करो। तो ये जो आपका जो मिली है, ये क्या हुआ, पहले तो ऐसा संभव था नहीं। अब सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उसका आपने कर दिया तुरंत अपने। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह का कैमरा क्वालिटी क्या होना चाहिए, किस तरह से, और मतलब कम स्पेस लेकर के, क्या ऐसा हो सकता है कि उससे स्पेस बहुत ज़्यादा खर्च होती है और मोबाइल में डेटा का एक समस्या हो जाती है। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसमें कुछ किलोबाइट में ही खाली खर्च होता हो। तो हमने क्या किया, हमने नए नए तरह से हमने फाइल को हमने डिस्कवर किया, PDF हमने डिस्कवर किया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको हम PDF कहते हैं, जिसमें आपका क्या होती है, क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आती है और क्या होती है, आपका स्पेस काफ़ी कम लेता है। ऐसे नए नए चीज़ों का क्या करते हैं, हम खोज करते हैं, जो पहले से मौजूद है उसको हम नए नॉलेज को हम उसमें ऐड करते जाते हैं। ये सारे आप अच्छे से याद रखोगे कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च मेथड ऑफ सर्चिंग फॉर फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। इट रिप्रेजेंट द एटीट्यूड ऑफ इंक्वायरी एंड अटेम्प्ट टू elicit facts of the and figure, systematic and scholarly application of the scientific method, state of mind। ये सारे चीज़ें हमने डिस्कस किया अभी आपको कि किस तरह से हमारे रियल लाइफ में प्रैक्टिकली इसको हम करते हैं। एक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज इज कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इन ह्यूमन लाइफ। रिसर्च इज नेवर एंडिंग, एंड नेवर एंडिंग क्यों होती है, कभी ख़त्म नहीं होता। पहले आपने एक सोचा कि कहीं बात कर सकते हैं क्या, जो दूर बैठे हैं, तो टेलीफोन का आविष्कार हुआ। फिर करते 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 मोबाइल फ़ोन आ गया,
अब हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ करने के लिए कि हम खाली मन में सोचें और हमारा कमांड ले ले, इस पर भी काम हो रही है। जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का करते हुए आपने देखा कि आपने एलेक्सा वगैरह जो आई है, आप खाली उसको बोल के कमांड दोगे तो आपको बता देगा, बहुत सारी चीज़ काम कर देता है वो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम बोले ही ना, खाली सोचे और हमारे मन की बातों को समझ ले? इस पर भी बहुत सारे काम हो रही है। ठीक है भाई, एंड नहीं होता, लगातार नए चीज़ों को ढूंढता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि रिसर्च इज नेवर एंडिंग। यही चीज़ आपको, ये जितने भी हम बता रहे हैं आपको, ये सारे जो नॉलेज को जब आप एक साथ कर लोगे, जब हम एमसीक्यूज करेंगे देखोगे यही सब नॉलेज से आप सही आंसर तक पहुंच जाओगे। रिसर्च एप्टीट्यूड में रट्टा तो आपको मारने पड़ेंगे कुछ चीज़ों को, कुछ टर्म्स को, लेकिन इसमें अंडरस्टैंडिंग यानी समझना एग्जाम्पल के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से आप क्वेश्चंस का ऑप्शन को आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, अलग अलग कर पाते हो। रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होता, नेवर एंडिंग एंड एवर एनलार्जिंग, मतलब वो विस्तार होता ही रहता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है रिसर्च। मीनिंग हमने बता दिया आपको कि ये क्या होती है, आपका साइंटिफिक तरीका होते हैं, वैज्ञानिक तरीके होते हैं, और सिस्टमेटिक होते हैं, एक ऑर्गेनाइज होते हैं। ये सारे चीज़ क्या होती है आपका रिसर्च में, आपका बात हम रिसर्च में हम जो उपयोग करते हैं जिन टर्म का। तो एग्ज़ाम के लिए आप इन टर्म्स को जो मैंने अभी आपको सारा बताया है, वो सारा चीज़ों का आप याद रखोगे। इसके बाद आपका आती है कि रिसर्च में री का मतलब क्या होता है, दोबारा। सर्च का मतलब क्या होती है, खोजना। तो क्या ये ज्ञान पहले था? ज्ञान तो पहले था ही। अगर ये ज्ञान पहले था तभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको दोबारा खोज रहे हैं। तो ये जो शब्द होती है रिसर्च, तो ये आप इसको याद रखना इस तरह से कि ये क्या होती है, जो पहले जो ज्ञान व्यवस्थित था उसको हम दोबारा खोज रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं, इसको रिसर्च कहते हैं। कुक ने इसके ऊपर आपका ब्यूटीफुली आपका जो बताया भी कि आपका उन्होंने इसको डिफाइन किए थे। अब हम देखेंगे कि रिसर्च में कुछ इसका गुणधर्म होती है। पहला क्या होती है कि ये ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्टिविटी मीन्स क्या होती है कि रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, कोई बायस नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। रिसर्च में जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाते हैं। तो रिसर्च में क्या होती है कि अनबायस्ड होती है, अर्थात वो पक्षपात पूर्ण होता है। हमारे पहले का कोई भी धारणा जो होती है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये मान के चलते हैं कि शोध में क्या होती है, हमारे पहले के जो पूर्व निर्धारित, जैसे हमने अगर मान लो कि हम योग के छात्र हैं तो हम ये सोचेंगे कि योग हमेशा हर योग हर जगह सफल ही होना चाहिए। तो ये जो हमने एक बायस कर लिया, एक पक्षपात कर लिया, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि अनुसंधान जो प्रकृति में क्या होती है, व्यवस्थित होना चाहिए, और जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ही क्या होती है, एक निर्दिष्ट क्रम में होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। अगला क्या आपका, एक आपका तार्किक होना चाहिए। ये तार्किक तर्क और जो प्रेरणा होती है उस पर जितने भी मेथड होती है, जो मैकेनिज्म होती है, उसको ये लागू होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये एक अनुभव आपका एक्सपीरियंस के बेस में होना चाहिए, और जो आप अवलोकन करते हो यानी जो आप ऑब्जर्वेशन करते हो, इसमें ये होते है कि आपका रिसर्च, अगर आपने कुछ किया, ये रिसर्च, इसके पास आप ये अधिकार देते हो कि फ्यूचर में कोई भी इसको दोबारा करके देख सकता है, और अगर दोबारा करता है और उनके पास ये भी होता है कि वो आपके बातों को चैलेंज भी कर सकता है। अगर न्यूटन ने कुछ थ्योरीज दे दिए हैं तो ये भी हो सकता है कि कल को अगर कोई आते हैं, अगर वो बताते हैं कि नहीं, न्यूटन के ये नियम यहाँ लागू नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो ये उनके लिए भी ओपन है। जैसे मैं बताता हूँ आपको कि बहुत पहले ये एक मान्यता थी, मैं साइंस की तरह बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री में, कि जे वर्जिलियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही बड़े विद्वान थे।
उनका ये धारणा था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं, लेबोरेटरी में आप बना नहीं सकते। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में हम बना नहीं सकते। और ये बात जैसे आज न्यूटन के थ्योरम को मानते हैं, उसी तरह से उस समय माना जाता था। सब मानते थे कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन उनका ही एक स्टूडेंट था, उनका नाम था वोलर। तो वोलर ने सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाकर दिखा दिया। मैं उसका केमिकल रिएक्शन में मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि सब कोई साइंस के विद्यार्थी नहीं है, तो मैं खाली आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। उन्होंने यूरिया इत्यादि का बात इसमें आ जाएगी जब हम बात करेंगे, लेकिन मैं उसका जो केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशन को छोड़ दे रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बना के दिखा दिया। अब उस समय इस बात को वैसे ही झटका लगा जैसे कि आज अगर न्यूटन का नियम को किसी ने बोलते कि नहीं ऐसे नियम सही नहीं है, ये नियम गलत है, तो लोगों को जैसे एक मतलब धक्का लगेगा कि न्यूटन के आपका रूल के जैसे एक्शन रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये शाश्वत है, क्योंकि इसके आधार पे ही सारे इतने सारा चीज़ आपको जो जैसे गाड़ी का चलना या आपका नाव का आपका इसमें नाविक जब आपका नाव को चलाता है, उसका जो प्रिंसिपल्स वगैरह, जहाज का प्रिंसिपल्स वगैरह सब इसी पे बेस्ड होता है। उसी तरह से उस समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ी आपका झटका लगा। लेकिन अगर ये फैसिलिटी नहीं होता कि किसी के भी रिसर्च को चैलेंज किया जा सके, तो वो चैलेंज कर ही नहीं पाते, और फिर ये जो गलत धारणा थी वो गलत ही रह जाता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके बाद बहुत वाद विवाद हुआ, सब कुछ हुआ, करने के बाद हजारों फिर ऐसे आपका कंपाउंड ऐसे बनने लगे लेबोरेटरी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे। अभी तक तो लाखों करोड़ों बन चुके हैं। फिर उस जो सिद्धांत, उस सिद्धांत को ही क्या किया गया, उसको अमान्य कर दिया गया कि ये जो उन्होंने बताया था, गैव सिद्धांत था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप लैब में नहीं बना सकते। उस सिद्धांत को ही नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं ये गलत सिद्धांत था। तो अगर शोध में, रिसर्च में अगर किसी के भी रिसर्च को अगर चैलेंज करने की फैसिलिटी नहीं होता तो हम इसको नहीं जान पाते। इसलिए क्या होती है रिसर्च, क्या होती है, आपका रिसर्च होगा वो भी फ्यूचर में कोई चैलेंज कर सकता है, या आप भी किसी के भी रिसर्च को दोबारा आप इसको रिपीट कर सकते हो। इस तरह से क्या हुआ कि रिसर्च प्रकृति में नकल योग्य, यहाँ पे नकल का शब्द होती है कि दोबारा कर पाना, कि आप इसको जो आपका भी जो शोध है उसको आप सब कुछ आपने दे के रखा है, सारा डेटा कि आपने किस मेथड से किया, कैसे किया, ताकि दोबारा उसको चाहे तो रिपीट कर सके। नकल शब्द सही नहीं है यहाँ पे, आप नकल नहीं करते हो, उसको आप रीडिफाइन, आप इसको रिपीट करके आप दोबारा आप इसको जांच कर सकते हो। और इनके शोध का परिणाम जो होती है, आप देखो कि वही शोध आती है कि नहीं आती है। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि हम अगर ग्रेविटी को देखना चाहेंगे, ग्रेविटी कितने एक्सेलरेशन से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो फॉर्मूला होती है T=2π√L/g। ये फिर इसकी फॉर्मूला होती है, यानी T²4π² यानी इससे g का वैल्यू अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा आपका 4π² L/t²। t क्या होती है, टाइम पीरियड होती है, l क्या होती है, लेंथ होती है। किसकी लेंथ होती है, पेंडुलम की लेंथ होती है। अगर आपने एक पेंडुलम को ले लिया, आपने इसकी लेंथ, अगर आपने इस पेंडुलम को आपने ऐसे इसका आपने इसको एक हैंग के साथ आपने लटका दिया इसको, और ये ऐसे आपने इसको खींच के छोड़ दिया, तो क्या होता है, ये एक बार लेफ्ट की तरफ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका, एक बार राइट की तरफ जाएगा, फिर लेफ्ट की तरफ, फिर राइट की तरफ, ऐसे चलता रहेगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन, जैसे मान लो अगर O से शुरू होता है, A में जाता है, A से फिर O में आता है, फिर B में आता है, और फिर B से फिर O में आता है, तो क्या हुआ, O to A, A to B, B to A, ये आपको हो गया एक कंप्लीट साइकिल हो गया। ये जितने समय में करेगा वो T हो जाएगा, और इसके लेंथ जो होती है, दिया होता है कितने लेंथ है, वो L हो जाएगा। इसके जरिए अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है इसको अगर निकालते हो तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के करीब आते हैं। ये साइंस की थोड़ी बात हो गई। तो ये वैल्यूज होती है, फिक्स होती है।
इसको अगर चाहो तो कितनी ही बार आप रिपीट करोगे रिजल्ट लगभग इसी के आसपास आएगा। और अगर थोड़ा सा अलग आता है मतलब कि क्या होगा, वह आपका एरर कहलाएगा, फिर उसको हम सही करते हैं उसको। इस तरह से क्या होगा कि ये सत्यापित हम आप कर सकते हो। आप जो फिजिक्स के लैब में जो भी काम करते हो ये आप सत्यापित ही करते हो। फिर ये तो बता दिया आपको कि निष्पक्ष होना चाहिए, बायस नहीं होना चाहिए, और पहले से पूर्व मान्य किसी भी बातों पर आधारित नहीं होना चाहिए। जो डेटा आप इकट्ठा करते हो उस डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में बदलना मतलब अगर बदला जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लो अगर हम कहें किसी को कि क्या खाना, अपने मनपसंद खाना खाने से खुशी मिलती है, तो खुशी मिलती है ये आपका क्या हुआ, एक आपका एब्स्ट्रैक्ट हो गया। खुशी का मान कह सकते हो एक खुशी, दो खुशी, तीन खुशी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या हुआ, ये आपका इसका आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो क्या करेंगे, फिर आपको एक रेटिंग देने के लिए कहा जाता है कि आप बताओ 1 से लेकर 5 तक आप कितना हैप्पी हो। तो जब आप रेटिंग देते हो तो आपका जो हैप्पीनेस है वो अगर 5 रेटिंग में अगर देते हो तो पहला 1 2 3 4 5, तो आपको क्या हुआ, अगर आपने 4 दबाया तो 80% हैप्पी हो, 3 दबाया तो 60% हैप्पी हो। मतलब अगर आपने 40% दबाया तो ज़्यादा हैप्पी नहीं हो। हम जब भी हम अमेजोन में या कुछ भी हम देखते हैं, खरीदते हैं, हम क्या देखते हैं कि यूज़र रेटिंग को चेक करते हैं। अगर वो 5 में से अगर 4 पॉइंट समथिंग होता है तो हम बहुत अच्छा मानते हैं कि 80% से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेटा होती है वो मात्रात्मक यानी क्वान्टिटेटिव फॉर्म में चेंज करना पॉसिबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इसको स्टैटिस्टिकल रूप में आप इसको यूज़ नहीं कर पाते हो, सांख्यिकीय रूप से आप इसको व्यवहार नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप क्या करते हो उसके लिए मीन, मीडियन, मोड और बहुत सी चीज़ें निकालते हो उस डेटा का आप यूज़ करके। अगर संख्यात्मक नहीं होगा, जैसे किसी को खुशी हुआ, दुख हुआ या गुस्सा हुआ, तो हम इसको कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो जो डेटा होता है उसको क्या करते हैं, उसको हम साइंटिफिकली या एनालिसिस तो करते ही हैं, करते करते उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करने के हम एक विधि हम फॉलो करते हैं, जिससे हमारा डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में हमें मिल सके। उसका हम सांख्यिकीय यानी स्टैटिस्टिकल हम रिजल्ट निकाल सके कि हमारे जो रिसर्च है वो कितने वो संख्यात्मक रूप से यानी कि वैज्ञानिक रूप से हम कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बातें हम बताएंगे कि इसके लिए सॉफ्टवेयर आता है जो आपका स्टैटिस्टिकल काम को पूरा कर देता है। आप खाली डेटा देते हो, सारा काम खुद कर देता है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले खुद करने होते थे और हर कोई स्टैटिस्टिक्स का जानकार नहीं होते थे, तो इसलिए ऐसे चीज़ों को भी डेवलप किया गया है जो आपका सारा काम उस मशीन, आपका जो सॉफ्टवेयर से पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। आज हम यहाँ तक किए, इसके बाद के क्लास में हम विस्तार से करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होती है। रिसर्च के बारे में जो स्टार्टिंग चीज़ें जो होती है ये हमने आज डिस्कस किया कि रिसर्च क्या होती है और रिसर्च का डेफिनेशन वगैरह क्या होती है एट्सेट्रा, और रिसर्च का फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होती है, और रिसर्च के समय क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए होता है। ये सारे हमने इसको डिस्कस किया। कल हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमको अवॉइड करना चाहिए रिसर्च में, क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए, और इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस जो आपका विशेष जो आपका जो गण्यमान्य व्यक्तियों के द्वारा जिनके नाम से पूछे जाते हैं कि इनके अकॉर्डिंग बताओ क्या कि आपका रिसर्च का डेफिनेशन क्या है, या एक डेफिनेशन दे देंगे आपको और पूछे जाएंगे कि ये डेफिनेशन किन के द्वारा दिया गया था। इस तरह का जो हम कल हम देखेंगे अगले क्लास में। उसके बाद हम देखेंगे, चले जाएंगे हम टाइप्स ऑफ रिसर्च, कितने तरह के रिसर्च, उसके वैलिडिटी, फिर आपका मेटाफिजिक्स क्या होती है, ऑन्टोलॉजी क्या होती है, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, इन सब चीज़ों पर हम विस्तार से बात करेंगे। आप सबको धन्यवाद, थैंक यू।